ओके, तो हमें करना है आज स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा सा बेसिक कराऊंगा। देखो, मैंने कहा था मैं चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। मैं इसलिए 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन के साथ साथ आप दूसरे क्वेश्चन भी देख सकते हो जो आपके पास कोई और दूसरी बुक हो तो। ठीक है, जितने कंसेप्ट थोड़े रखूंगा आप उतने ज्यादा क्वेश्चन रख पाओगे। अगर मैं बहुत सारे कंसेप्ट ले लूंगा तो फिर आप उतनी तैयारी नहीं कर पाओगे। ठीक है, आज मैं सिर्फ रखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट द स्पेस सराउंडिंग द चार्ज इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट बाय अ टेस्ट चार्ज। कोई भी चार्ज है, इसके चारों तरफ एक ऐसा स्पेस है जहां तक इसका फोर्स कोई टेस्ट चार्ज फील कर सकता है, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैपिटल ई से डिनोट करते हो, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज कितना फोर्स फील करता है वही उसकी इंटेंसिटी होती है। नाउ अब अगर मैं यहां पर इस फोर्स को कैलकुलेट कर लूं जो टेस्ट चार्ज पे लग रहा है और सॉल्यूशन करके दिखाऊं, तो मेरे पास फाइनल आंसर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। दिस इज द magnitude of the electric field due to a given charge at point which is at a distance small r from the given charge. ओके, तो यहां पर हमें सिंपल सा कंसेप्ट याद करना है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर होगी। आर उस पॉइंट का डिस्टेंस होगा जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सिंपल सा कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। हाँ जी, बता दो, यहां तक बात क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड की जब इंटेंसिटी की बात करते हो, उसके यूनिट की बात करते हो, क्योंकि ये फोर्स अपॉन चार्ज होती है तो उसके यूनिट न्यूटन पर कूलम बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अभी ये सारी बातें उसमें नहीं आ रही, बट बेसिक आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की साथ साथ बात कर लूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव का चार्ज है और उसके साथ में एक टेस्ट चार्ज रख दूं, जो टेस्ट चार्ज होता है जिसका नाम पूरा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये पॉजिटिव का चार्ज होता है 1.6 10⁻⁹ कूलम के बराबर। और ये जो गिवन पॉजिटिव का चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करके भगाएगा तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलेगा, मतलब ये चलेगा किसी रास्ते से। अगर यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज रखा होता, सपोज करो नेगेटिव का रखा होता, तो ये अपना पाथ बदल लेता, वो इस तरह से कर्व में आ जाता, कर्व्ड कर लेता अपने पाथ को। तो ये जो पाथ है स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ along which unit positive test charge moves is called electric lines of force. So electric lines of force are just the path along which unit positive test charge moves. उन्हें ही आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हो। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स एट नेगेटिव। मैं थोड़ा सिंपल वे से आपको बताता जाता हूं। ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पर एंड हो जाती है। ठीक है, अगर ये सिंगल आइसोलेटेड चार्ज हो तो ये कुछ इस तरह से होगा, सिंगल है तो वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि ये सिंगल आइसोलेटेड चार्ज है, किसी चार्ज का इफेक्ट नहीं है। पॉजिटिव है तो ये बाहर निकलती हुई नजर आएंगी। अगर नेगेटिव चार्ज होता आइसोलेट अकेला तो ये इस तरह से अंदर की तरफ आ रही होती। सिर्फ इतना फर्क है दोनों में। और साथ ही साथ बता दूं, ये नॉर्मली एंटर करती है, नॉर्मली ही लीव करती है। मतलब स्टार्ट भी नॉर्मली होती है बॉडी से, चार्ज्ड बॉडी के ऊपर चार्ज होगा, वहां से लाइनें निकलेंगी, नॉर्मली ही निकलती है, नॉर्मली ही एंड हो जाती है। ठीक है, तीसरी बात ये है, इसमें पढ़ते हैं, अगर कोई इलेक्ट्रिक लाइन है, इस पे किसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है एट गिवन पॉइंट के ऊपर। अगर दो इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, वैसे क्रॉस करती नहीं है, अगर क्रॉस कर रही है इसका मतलब ये है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसे बोल सकते हैं एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहां दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, एक इस वाली लाइन पे, एक इस वाली लाइन के ऊपर। ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन दे रहे हैं एक ही सिंगल पॉइंट पर, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक ही सिंगल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन हो सकती है, दो नहीं हो सकती, इसलिए क्रॉस नहीं करेंगे।
बता दो, यहां तक बात क्लियर हो रही है? कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं, जैसे ये चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव की तो आपने देख लिया, इस तरह के पैटर्न बनते हैं। ये पैटर्न है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के लिए। थोड़ा जल्दी में बना रहा हूं तो इस तरह से आपको दिख रहा है, ठीक है। नेगेटिव की तरफ दिखाना है एरो, और पॉजिटिव से बाहर निकलता हुआ दिखाना है, ठीक है। बट सेम चार्ज होगा तो क्या होगा, इसकी लाइन स्ट्रेट निकलना चाहती थी ऐसे, इसकी लाइन निकलना चाहती थी ऐसे, तो क्रॉस तो कभी करेंगे नहीं, तो एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे यहां पर, तो इस तरह से एक्सपेंड हो जाएंगी, ये एक्सपेंड हो जाएंगी लाइंस इस तरह से। ये आपकी बनी इलेक्ट्रिक लाइंस कब, जब दोनों चार्ज सिमिलर नेचर के हैं। अगर दोनों पॉजिटिव है तो एरो बाहर दिखा देना, अगर दोनों नेगेटिव है तो एरो अंदर दिखा देना। लॉजिक क्लियर हुआ बेटा? बीच में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ये न्यूट्रल पॉइंट है। हाँ जी, ये कुछ बातें मैंने बताई, ये बात क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसके अंदर कोई कंडक्टर रख दिया जाएगा, जैसे मैं कोई कंडक्टर रख रहा हूं, ये कंडक्टर है, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है। ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ठीक है, वो एक से ज्यादा लाइनों को ड्रॉ करके दिखाया, कहता है क्या ऐसे लाइनें पास करके जाएंगी बीच में से, या यहां से अंदर दिखानी ही नहीं है, ऐसे हो जाएंगी, या थोड़ा सा ये जब आना स्टार्ट करेंगी, थोड़ा सा 90 डिग्री पे एंटर करेगी, अंदर दिखाएंगे नहीं, और 90 डिग्री से बाहर निकल के फिर चली जाएंगी। क्या ऐसे पैटर्न होगा, या बिल्कुल सीधी लाइन ऐसे निकल के चली जाएगी? कुछ ऐसे 2-3 लाइनें दिखा देगा वो, ठीक है। तो इसमें सबसे बेस्ट पैटर्न कौन सा है? आपको पता है अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस नहीं दिखानी है, ये नहीं हो सकता, ये वाला लाइन नहीं हो सकती, ऐसे दिखा नहीं सकते कि ये 90 डिग्री पे एंटर नहीं हो रही है, ये नहीं हो सकती। तो बेटा ये वाली लाइन पहले अंदर जा रही है, अंदर गई 90 डिग्री पर, और 90 डिग्री पर ही बाहर निकल गई। तो ये वाला कंसेप्ट आपको याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। लॉजिक क्लियर है? ठीक है, तो ये कुछ इलेक्ट्रिक लाइन से रिलेटेड है। आगे जैसे टॉपिक आएगा तो मैं पहले उसका बेसिक बता दूंगा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा और बात कर लूं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैं जो यूनिफॉर्म लाइंस दिखा रहा हूं है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलती हैं। अगर यहां पर कोई चार्ज है क्यू, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर कोई फोर्स लग रहा है? यस, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ये फोर्स इसके ऊपर लग रहा है। अगर इसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो क्या इसके अंदर एक्सेलरेशन भी है? यस, उसके अंदर एक्सेलरेशन भी है, क्योंकि F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहां पर बेटा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन गया, वो बन गया क्यू ई डिवाइडेड बाय एम। तो इस तरह से कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं। अब इसके बाद ये चल रहा होगा, ठीक है, चल रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी भी होगी। तो कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स भी बीच में आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ फोर्स लगेगा, फोर्स की वजह से वो चलेगा, चलने की वजह से उसकी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, इससे कंसेप्ट से रिलेटेड वो क्वेश्चन यहां से हो जाएंगे। बताओ क्लियर है यहां तक? नाउ अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस उठा लेते हैं कि वहां क्या क्या चीज पूछी गई है, क्या हमने जो पढ़ा वो कंसेप्ट कहीं पर अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब यहां से हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, क्योंकि 8 तक मैंने डिस्कस कर लिया है। बेटा वो कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है, फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, वो रेस्ट से गिर रहा है, थ्रू, अच्छा जब उसने बोला ना फॉल्स, फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, एक मिनट आवाज रिपीट हो रही है। फॉल्स फ्रॉम रेस्ट अगर वो बोलता है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी लूं इसकी, ठीक है। वो कहता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में गिर रहा है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। देखो लाइन को दोबारा पढ़ो। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h इन अ यूनिफॉर्म एंड वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है E।
तो यहां बना दूं वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। मुझे बताओगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस किस डायरेक्शन से कहां चलती हैं, मतलब कौन से चार्ज से कौन से चार्ज, पॉजिटिव से नेगेटिव। और यहां वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अभी उसे घेरा गया है, वो h डिस्टेंस कवर भी कर गया। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड, उसे रिवर्स कर दिया, मतलब अब फील्ड कर दिया नीचे की तरफ। सारी बात समझाता जाता हूं साथ साथ। अब कर दिया नीचे की तरफ फील्ड, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। चलो, वो कहता है अ प्रोटॉन is allowed to fall from rest in it through the same height h, the time of fall of electron in comparison with the time of fall of proton। वो कहता है बताओ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा टाइम लग रहा है नीचे आने में या प्रोटॉन को, या इनका आपस में कंपैरिजन बता दो। बेटा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस का, है ना, और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव का, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो क्या फील्ड उसकी हेल्प कर रहा है टेस्ट में? क्योंकि देखो इधर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, मूव करेगा, कितना मूव करेगा वो, एच मूव करेगा, ठीक है, एच मूव कर रहा है मतलब वो चल रहा है। इसी तरह यहां भी ये पॉजिटिव है, ये क्योंकि नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव को नीचे खींच रहा होगा, इसका मतलब एच चल रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगा है इसके ऊपर, कितना फोर्स लगा है बताओगे? F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, बता दो यहां तक क्लियर हुआ? और F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन भी होता है, तो यहां से एक्सेलरेशन कितना आ गया, क्यू ई डिवाइडेड बाय एम, ये तो कंसेप्ट एक आ गया। सेम यहां हुआ होगा क्योंकि दोनों का, अब मैं जनरल फॉर्मूला बना लेता हूं पहले कि जनरली कोई भी चार्ज क्यू है वो अगर चले तो कितना उस पे एक्सेलरेशन होगा। अब इनिशियली वो रेस्ट पे था और डिस्टेंस h कवर किया, तो आप डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर सकते हो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि इसमें टाइम आ गया है, टाइम जिसकी जरूरत है मुझे। और s हाइट भी दे दी, हाइट भी कह सकते हो डिस्टेंस, h चला इनिशियली जीरो रेस्ट पे था, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बताओ यहां तक क्लियर है? इसको हटा दो बस। अच्छा एक्सेलेरेशन की वैल्यू भी है आपके पास, ऐसा करो पहले टी के लिए फॉर्मूला बना लो, टी स्क्वायर क्या बनेगा, 2h डिवाइडेड बाय ए, ये बनेगा, है ना, 2 ऊपर आ गया ए नीचे आ गया। और ए का फॉर्मूला आपने बनाया था अभी, क्यू ई बाय एम, क्यू ई बाय एम। जब जैसे स्क्वायर को उधर लेके जाओगे तो इधर रूट हो जाएगा। यहां तक बात सब समझ आ रही है? टाइम डिपेंड कर रहा है टू पर, टू क्या है, नंबर है, एच हाइट पर, दोनों में सेम है, चार्ज दोनों का सेम है, प्लस माइनस है, मुझे क्या मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में सेम है, तो क्या बच गया दोनों में, मास। टाइम डिपेंड कर रहा है रूट ऑफ मास पर। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। अच्छा प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.6726 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। कम किसका है ज्यादा किसका है? इलेक्ट्रॉन का मास कम है, प्रोटॉन का मास ज्यादा है। लॉजिक क्लियर हो रहा है? जिसका मास कम है उसको कम टाइम लगेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसका मास ज्यादा है उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो यही इनका आपस में रिलेशन है। देख लो इसमें ऑप्शन कौन सा बन सकता है। वो कहता है क्या वो, हाँ वो कहता है इलेक्ट्रॉन का, द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन विद द टाइम ऑफ प्रोटॉन इज स्मॉलर, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, इक्वल। तो हमारा आंसर ए है, स्मॉलर। कंसेप्ट क्लियर हो गया? ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब ये कंसेप्ट यही खत्म नहीं होता, इस कंसेप्ट से आप और क्वेश्चंस भी सोल्व कर सकते हो। आपको मैं एक बात बताऊं, जब भी आप क्वेश्चंस करोगे ना, आप अपने माइंड में वो पिक्चर क्रिएट कर लो, वो क्या कहना क्या चाहता है, उस डायग्राम को बना लो,
और फिर वहां पर लॉजिकली सारी बातें अप्लाई कर दो। नेक्स्ट है एक टॉय कार है भाई, एक टॉय कार है जिसके ऊपर एक चार्ज है। भैया कार के ऊपर एक चार्ज है, मान लो ये कार है और इसके ऊपर चार्ज। वो एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे चल रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। हमें बताओगे कितना फोर्स लगेगा इसके ऊपर? F इक्वल टू क्यू इंटू ई। लॉजिक क्लियर हो रहा है? ये लगेगा, जिससे ये चलेगी, जिससे ये चलेगी। मान लो जब टाइम 0 था, ये रेस्ट पे थी, बोला है उसने ना, कहता है ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स क्यू इंटू ई इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 6, 0 से 6 1 सेकंड के अंदर। जैसे ही टाइम 1 सेकंड हो गया, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करके पहुंच गई 6 मीटर पर सेकंड के ऊपर। इतनी पहुंच गई। बता दो ये बात क्लियर है? अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा था, तो जिसकी वजह से ये तेजी से आगे बढ़ गई और इसने वेलोसिटी को 6 तक ले लिया। कोई इसमें ब्रेक नहीं लगी है कि किसी ने रोक दिया। आप अचानक फील्ड हटा लोगे तो क्या वो चलता रहेगा? तब भी चलता तो रहेगा। आप अचानक थोड़ी रोक दोगे उसको। जितनी उसके अंदर वेलोसिटी है 0 तक आने में, वो 0 तक आने में टाइम तो लेगी, ठीक है ना। कोई चीज चलती हो अचानक थोड़ी रुक जाएगी, चाहे इसमें ब्रेक भी लगाओगे तब भी नहीं रुकेगी, तब भी वो धीरे 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 खत्म होने में टाइम लेगी। तो जब टाइम 0 था, वेलोसिटी u थी, जब टाइम t हो गया 1 हो गया, तो 6 मीटर पर सेकंड हो गई। कहता है जैसे ही इसकी 6 मीटर पर सेकंड हुई, तो क्या किया? अभी एक्सेलेरेशन पॉजिटिव का लगाया था आपने, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक्सेलेरेशन जनरेट किया, मास इंटू एक्सेलेरेशन क्यू इंटू ई। एक्सेलेरेशन लगा क्यू ई अपॉन एम, मतलब एक पॉजिटिव का एक्सेलेरेशन इस पे लगा। जैसे ही एट दैट इंस्टेंट, जैसे ही 6 मीटर पर सेकंड हुई वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदल गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टी डायरेक्शन में लगना शुरू हुआ। तो उसने माइनस का एक्सेलेरेशन लगाना शुरू कर दिया भाई, मतलब उधर लग रहा था अब इधर लग रहा है। बेटा जब सेम एक्सेलेरेशन की वजह से वेलोसिटी 1 सेकंड में 0 से 6 हो गई, तो उसी एक्सेलेरेशन से अगले 1 सेकंड में क्या हो जाएगी? जैसे 0, बस वही लॉजिक है। अगले 1 सेकंड में वो फिर 0 होगी। आई थिंक लॉजिक क्लियर हो गया है। अब वो जैसे 0 हुई, आपने हटाया नहीं फील्ड को, वो कहता है अगले 2 सेकंड तक ऐसा चलता रहा। द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 more seconds। अब ये मत समझना कि सर यहां तो रुक गई तो मूव, मूव का मतलब है वो रुकी और फिर चल दी। पहले उस डायरेक्शन का फील्ड था तो उस डायरेक्शन में चल रही थी, अब इस डायरेक्शन का फील्ड है तो चाहे रुक गई, फिर रुकने के बाद वापस तो चलेगी, क्योंकि वो फील्ड तो हटाया नहीं उसने अगले सेकंड में भी, तो वो वापस अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगी ऐसे। बताओ लॉजिक क्लियर है? जैसे ही 2 सेकंड हुए वो रुक गई, यहां इसकी वेलोसिटी हो गई 0, मगर फिर दोबारा वही एक्सेलेरेशन लग रहा था नेगेटिव का, मैंने तो चेंज नहीं किया, यही लग रहा था इसी डायरेक्शन में, वो चलना शुरू कर देगी। 1 सेकंड में रुकी तो अगले 1 सेकंड में क्या होगा भाई? अगले 1 सेकंड में दोबारा वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? उतनी ही। देखो लॉजिक समझे हो तो मुझे बताना। एक्सेलेरेशन सेम लग रहा है, बट सिर्फ डायरेक्शन बदल रही है। जैसे 0 से उधर हुआ 6 तक पहुंच गया, अचानक आपने डायरेक्शन बदल ली, जैसी डायरेक्शन बदली 1 सेकंड में 6 पे पहुंची, तो अगले 1 सेकंड में दोबारा 0 हो जाएगी। मगर उस अगले 1 सेकंड तक फिर आप वही एक्सेलेरेशन लगाते रहे तो वो वेलोसिटी उतनी ही हो जाएगी, बट उल्टी डायरेक्शन में। आई थिंक ये बात क्लियर हो गई है। अब वो पूछ क्या रहा है? वो पूछ रहा है द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द टॉय कार। बेटा एवरेज वेलोसिटी
वैसे होती क्या एवरेज वेलोसिटी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एक तो आपको ये कैलकुलेट करना है, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। ये क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। किसी भी एक जगह से एक्सेलेरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर लो पहले, किसी भी एक जगह से, यहां गैप से कर ले। एक्सेलेरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बेटा यहां से यहां तक आने में कितनी वेलोसिटी में चेंज आया? 6 माइनस 0 मतलब 6। कितना टाइम लगा? 1 माइनस 0 मतलब 1। तो आंसर आया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बता दो क्लियर है? यहां पर इतना ही माइनस होगा, यहां पर इतना ही माइनस होगा, सेम चीज है। देखते हैं पहले सेकंड में क्या हुआ। इन फर्स्ट सेकंड, पहले सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? डिस्टेंस को ऐसे लिख सकते हैं, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। याद है फॉर्मूला? तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी क्या थी जब स्टार्टिंग में था? 0। तो हाफ एक्सेलेरेशन कितना है? 6। टाइम कितना है? 1 सेकेंड, है ना? तो टोटल आंसर आएगा 3 मीटर। आया कि नहीं आया? अगले में आ जाओ। इन सेकंड सेकंड, बेटा याद रखना, अब यहां से यहां सोच रहे हो, पीछे वाला भूल जाओ। यहां से यहां देख रहे हो, एक्सेलेरेशन वही है बट माइनस का है। ये पहला डिस्टेंस है, दूसरा डिस्टेंस आ जाओ। यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। याद रखो, अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है यहां पर। यहां से यहां के बीच में ये इनिशियल है, ये फाइनल है कि नहीं? ये इनिशियल है। अब की बार ये आएगा 6 इंटू टाइम। यहां से यहां तक आने में कितना समय लिया उसने? 1 सेकेंड। एक्सेलेरेशन माइनस का लेना है बेटा, यहां माइनस आ जाएगा, हाफ। ठीक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? एक्सेलेरेशन कितना यूज करोगे? सेम 6। टाइम कितना यूज करोगे? टाइम कितना यूज करोगे? इन दोनों के बीच में टाइम कितना लगा? 1 सेकेंड। ठीक है, तो बेटा यहां आ जाएगा 6 माइनस, ये आंसर तो 3 आया था। बताओ यहां तक क्लियर है? ठीक है, यहां आ गया 3 मीटर। अच्छा तीसरे पे बात कर लेते हैं अब। तीसरा डिस्टेंस इन, हाँ थर्ड, थर्ड सेकंड में क्या हुआ था? S3 यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यहां से चला था बेटा, यहां इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी मानी जाएगी? 0, क्योंकि यहां से अब इधर चलना शुरू किया उल्टी डायरेक्शन में, तो 0 माइनस का निशान, हाफ, ए 6 कह रहे हो, और टाइम एक ही तो सेकंड का गैप है इसमें भी। ये कितना आया? -3 मीटर। अब बता दो क्लियर है? टोटल डिस्टेंस बताओ कितना है? टोटल डिस्टेंस, हाँ माइनस का निशान लेना नहीं होता डिस्टेंस में। ये भी चला, ये भी चला, ये भी चला, टोटल डिस्टेंस हो गया 3 + 3 + 3 मतलब 9। अच्छा टोटल डिस्प्लेसमेंट बता दो। ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये तो कैंसिल हो गया, 3। कैसे? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, तो जितना ये गया उतना वापस भी तो आ गया, तो यही तो बचा बस। गया वापस, ये तो मैंने ऐसे दिखाया हुआ है, गया और वापस आ गया। ठीक है, यहां से सम करके देख लो, ये प्लस है, ये प्लस है, ये इतना माइनस है, एक प्लस माइनस कैंसिल हो गया। आ जाओ यहां पर, टोटल वेलोसिटी कितनी होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी कर रहे हो? 3। टोटल टाइम कितना लिया? 3 सेकेंड। टोटल टाइम तो 3 ही सेकेंड लोगे, तो एवरेज होगी 1 मीटर पर सेकेंड। अच्छा टोटल डिस्टेंस कितना है? 9। टोटल टाइम कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड। पहले क्या पूछा है?
पहले पूछा एवरेज वेलोसिटी, तो देखो भाई 1 और 3 वाला ऑप्शन 10वें का आंसर चेक कर लो, बी आंसर है। ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया क्लियर। ठीक है, ये कंसेप्ट है भाई। देखो मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा लॉजिकली याद करना पड़ेगा, वैसे याद नहीं होगा, वैसे बनेगा नहीं क्वेश्चन। ठीक है, ओके। वैसे तो हम चाहे रटते रहे कुछ भी कर ले कुछ नहीं होगा, लॉजिकल बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट पे आ जाए। वो कहता है अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्लेस्ड एट रेस्ट, रेस्ट बोल दिया, इनिशियल वेलोसिटी 0। वो कहता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है ई में एंड देन रिलीज्ड द काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर मूविंग डिस्टेंस y। कहता है y डिस्टेंस वो मूव कर जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा है, तो बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। बेटा सबसे पहले बात तो ये कि अगर किसी भी चार्ज को, सेम वही कंसेप्ट आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रख दिया जाए तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, कितना, क्यू इंटू ई लगता है, लॉजिक। और F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन होता है, और आपको पता है जो एक्सलेशन है वो क्यू ई बाय एम होता है। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। ठीक है, अच्छा वो कहता है कि इनिशियली वो रुका हुआ था, बाद में उसकी एनर्जी, सॉरी, बाद में वो कुछ चलने लगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बता दो। तो पहले मुझे पता तो करना पड़ेगा उसके पास वेलोसिटी कितनी आई, उसके पास वेलोसिटी आई कितनी। तो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इनका आपस में कोई रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा उसे चलना कितना है, उसे वाई चलना है, वाई चलना है, वाई उसने बोला हुआ है ना, उसे वाई बल चलना है। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला यूज करता हूं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस, है ना। तो ये है फाइनल वेलोसिटी जो मुझे चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी 0, 2 इंटू ए इंटू चला कितना वाई, वाई चलने में उसे कितनी वेलोसिटी अटेन की, वो ये आ गया फॉर्मूला मेरे पास, वी स्क्वायर का फॉर्मूला 2 इंटू ए इंटू वाई आ गया। ये फॉर्मूला यहां पर लगा देता हूं, हाफ एम वी स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू मेरे पास है 2 इंटू ए इंटू वाई। क्या इस फॉर्म में आंसर मेरे से पूछा है? नहीं, इस फॉर्म में तो मेरे से पूछा नहीं, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देते हैं, हाफ एम, टू, टू से टू कैंसिल कर दो, ए क्यू ई बाय एम इंटू वाई, एम से एम कैंसिल, क्यू इंटू ई इंटू वाई। कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो कि इसमें दिया हुआ है, क्यू इंटू वाई। हाँ जी, 11th का आंसर ए आ रहा है, दिस इज योर राइट आंसर। बता दो, कंसेप्ट क्लियर हुए? ओके, अब ऐसे ऐसे और जितने भी क्वेश्चंस जिसमें चार्जेस को मूव किया जा रहा है फील्ड के अंदर, उसकी डायरेक्शन चेक करो, उसका एक्सेलरेशन चेक करो, उस एक्सेलरेशन की हेल्प से जो इक्वेशन ऑफ मोशंस आप करते हो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, ओके। नाउ अब इसके बाद और क्वेश्चंस भी है इसके अंदर, इसके अंदर और भी क्वेश्चंस हैं कि जैसे सपोज करो आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर प्रोवाइड कर देते हो चार्ज को, ये वाला, और चार्ज इसके अंदर एंटर कर जाता है, क्यू चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो अपना एक पैराबोला पाथ कंसीडर कर लेता है, पैराबोला पाथ बना देता है। वो कहता है उसका पाथ क्या होगा, पैराबोलिक पाथ कितना होगा, ये आपके कुछ कंसेप्ट है। ठीक है ना, पैराबोला पाथ ले लेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से खींच लेगा, ऐसे ऐसे कंसेप्ट भी है। ओके, अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर। एक डायग्राम बनाया हुआ है, ऐसे है,
ये चार्ज ऐसे बनाया, एक ऐसे बनाया है, कुछ लाइनें ऐसे ड्रॉ की हुई है उसमें। ये लाइन है, ऐसे इसमें किया हुआ है। लो, ऐसे किया हुआ है। अब बात आती है इसके एरोज की। एरो आ रहे हैं इसकी तरफ, ये Q1 है और ये Q2 है, ये एरो अंदर आ रहे हैं। बेटा याद करो, पॉजिटिव चार्जेस से एरोज बाहर जाते हैं और नेगेटिव चार्जेस की तरफ आते हैं। पॉजिटिव से लाइंस बाहर जाती हैं और नेगेटिव की तरफ आती हैं। अब पहले चेक करो, ये की तरफ आ रही है, दूर जा रही है। दोनों एरो चार्ज की तरफ आ रहे हैं और सिमिलर चार्ज है। मैंने आपको बेसिक में बताया था कि पैटर्न एक जैसा रहेगा, चाहे दोनों प्लस हो दोनों माइनस हो, बट एरो बताएंगे कि वो प्लस है या माइनस है, तो दोनों क्या है यहाँ पर, माइनस। तो इसका ऑप्शन रहेगा सी, बोथ आर नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव।